बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली फीड प्रोसेसिंग के हवाले से हम लोग आज जो है ग्राइंडिंग को रिव्यू करेंगे कि ग्राइंडिंग जो है वो कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, उसमें कौन कौन सी मशीन्स यूज होती हैं और इसके अलावा इसमें उनके कंपैरेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। फीड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को एक दफा हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि रिसीविंग के बाद हम लोग उस रॉ मटेरियल को ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद उसको मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के दौरान हम उसको लिक्विड मटेरियल जो है वो भी उसमें ऐड किया कर सकते हैं। इसे प्रीमिक्सेस भी ड्यूरिंग मिक्सिंग ही ऐड किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली, और उसके बाद हम उसकी पैलेटिंग कर लेते हैं और फाइनली वो पैकेजिंग की तरफ चला जाता है। इसमें ग्राइंडिंग क्योंकि एक मेन प्रोसेस है फीड मिलिंग का, आपने रॉ मटेरियल के पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना था, तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो सारी ग्राइंडिंग के ऊपर ही फोकस करेगी। ग्राइंडिंग का मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब यही है कि हम पार्टिकल साइज की रिडक्शन कर रहे हैं, और उस पार्टिकल साइज की रिडक्शन करने का, उस रॉ मटेरियल की पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने का बेसिक मकसद एक तो ये है कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किए, और उसको इंक्रीज करने का डायरेक्ट बेनिफिट मिक्सिंग के दौरान होगा, क्योंकि मिक्सिंग में जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी होमोजेनियस मिक्सिंग ज्यादा होगी और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द एनिमल जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा हम द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट को भी किसी हद तक जो है वो मॉडिफाई कर पाते हैं इस ग्राइंडिंग की वजह से, जिसमें जो है स्पेशली अगर हम कॉर्न ग्रेन को देखें तो उसके अंदर जैसे हम स्टार्च जो है या उसकी जो बाकी चीजें हैं उसको स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा क्या है? इसमें हमारे दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। हमारे एक में ऑब्जेक्टिव है एनिमल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, और एनिमल की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी? ग्राइंडिंग के थ्रू, क्योंकि जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो उसकी वजह से ज्यादा एक्सेस मिलेगा एनिमल को टू द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट सच एज स्टार्च एंड प्रोटीन, और इसके अलावा ग्रेन का जो इंटीरियर है वो एक्सपोज हो जाएगा ज्यादा इजीली, और उसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इजीली उसके ऊपर वर्क कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है जो ये ब्रेक डाउन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो है एनिमल की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर होगी। तो ये हमारा एनिमल के हवाले से बेनिफिट है। फीड मिलिंग के हवाले से हम कह सकते हैं कि फीड मिलिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया कि मिक्सिंग बेहतर होगी अगर आप ग्राइंडिंग करेंगे। यकीनन उसके अंदर ज्यादा ग्राइंडिंग करने का मतलब ये है कि कंडीशनिंग में जो स्टीम इंजेक्ट करनी थी वो स्टीम भी जो है मिक्सिंग के बाद जो हमने करनी थी वो भी प्रॉपर्ली उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और इसके अलावा पैलेट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, वो हम आगे देखेंगे। पैलेट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और इसके अलावा फीड की हैंडलिंग वगैरह जो है वो भी बेहतर हो जाती है। जो ट्रांसपोर्टेशन जो है हम लोग ग्राइंडिंग की जो कर रहे होते हैं विद इन दिस सिस्टम वो बेहतर होती है। जो हम इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड करते हैं मोस्ट कॉमनली वो ग्रेन्स होते हैं, और ग्रेन्स में भी आप अगर देखें तो पोल्ट्री की इंडस्ट्री, लाइवस्टॉक इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली जो ग्राइंड होने वाला इंग्रेडिएंट है और यूज होने वाला कॉर्न ग्रेन है। उसके अलावा अदर में जो है आप कह सकते हैं राइस पाकिस्तान में टिपिकली यूज हो जाती है। बाज दफा राइस की जो जिसे कहना चाहिए ब्रोकन राइस है स्पेशली, या जिसे हम नक्कू बोलते हैं, वो भी मोस्ट कॉमनली जो है यूज होता है, तो उसकी भी स्लाइट सी प्रोसेसिंग बाज दफा रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा मील्स में सोयाबीन तो रिलेटिवली कम होती है, लेकिन कैनोला मील जो है रेपसीड मील बाज दफा ग्राइंड करने में एडवांटेज होता है हमें। बहरहाल मोस्ट कॉमनली हम कह सकते हैं कि सारी की अक्सर कम बेश आप कह सकते हैं कि फीड मिल्स के अंदर पाकिस्तान में या हमारे एशिया के कंट्रीज में 80% ग्राइंडिंग जो है वो कॉर्न की होती है। हम कॉमनली टर्म यूज करते हैं जिसका ग्राइंडिंग की, जिसमें हम फाइन, मीडियम और कोर्स की 3 टर्म्स यूज करते हैं। फाइन का मतलब आप समझ ले कि जैसे आटा है उसी तरह जो है दिस इज बेसिकली फाइन, और मीडियम का मतलब जो है उस थोड़ा सा जो है रिलेटिवली आटे से थोड़ा सा बड़ा सा साइज, और कोर्स ग्राइंडिंग को हम दलिया कहेंगे। तो दलिया और आटे के दरमियान वाली जो चीज है डिपेंडिंग अपॉन वो जो है हम उसे को जो है वो मीडियम ग्राइंड कह सकते हैं।
इसमें हम लोग जो है बेसिक, ये तो कॉमन जो लेमैन की टर्म्स है, इसके अलावा वैसे अगर हम देखें तो साइंटिफिकली जो है इसके अंदर बकायदा सीरीज ऑफ सीव्स यूज होती है, जिसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअली कितने साइज की ग्राइंडिंग हुई भी है। और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जो ग्रेन की अमाउंट थी वो कितनी एक सीव में रह गई, और उसके बाद जो है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। तो बेसिकली आपने ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग करने के बाद आपने छानना शुरू किया तो परसेंटेज है। इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, डेयरी फीड के अंदर कॉर्न ग्रेन कितना ग्राइंड होना चाहिए। तो डेयरी फीड के अंदर हम लोग कहते हैं कि अगर आटे की छलनी आप लेते हो, उसमें से अगर 80% से ऊपर मटेरियल पास हो गया है, 75 to 80% एटलीस्ट, तो इसका मतलब है कि दैट इज अ फाइन ग्राइंड, और ये एक अच्छी ग्राइंडिंग हुई भी है। तो ये डिपेंड करता है कि अब वो उसको आप मैथमेटिकली हम लोग जो है उसको किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए टर्म यूज होती है बकायदा उन सीव्स के लिए। जियोमेट्रिक मीन डायमीटर जो है हम यूज करते हैं, और ये माइक्रोन्स में होता है। और इसके अलावा उसके अंदर जो है पार्टिकल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और उसमें कितना कितना फर्क है, उसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, हर सीव्स में कितना जो है रॉ मटेरियल रह गया, उसकी बेस के ऊपर हम उसको जीएसडी डिक्लेयर करते हैं। यहाँ एक आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। मसलन 4.76 mm की जो स्क्रीन होगी, उसका जियोमेट्रिक मीन डायमीटर जो है दैट विल बी अराउंड 680 to 720 माइक्रोन्स। और ये जो है फाइन की कैटेगरी रहेगी। कोर्सर जो है वो 9 mm या प्लस की जो स्क्रीन साइज है उसको हम कोर्सर बोलेंगे। कोर्स स्क्रीन जो है वो उसमें काउंट होगी। जनरल रूल ये है पैलेटिंग के हवाले से कि जितना आप अच्छा फाइन ग्राइंड करेंगे उतनी ड्यूरेबल पैलेट बनेगी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितना ग्राइंडिंग अच्छी होगी उतनी जो है वो जो फीड है उसके अंदर कंडीशनिंग प्रॉपर होगी, और उसकी मिक्सिबिलिटी बेहतर होगी, और नेचुरली क्रैकिंग कम होगी उस पैलेट की। तो इस वजह से उस पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ग्राइंडिंग जो है वो उसकी वजह से पैलेट जो है वो बेहतर और ड्यूरेबल होती है। जबकि कोर्स ग्राइंड जो होगी या मोटी ग्राइंड की भी अगर मकई होगी तो उसके अंदर नेचुरली अब आप जब आप उसकी पैलेट बनाने लगेंगे तो वो जो है वो पैलेट को ब्रेकिंग पॉइंट्स जो है उसके ज्यादा करना शुरू कर देगी नेचुरल, और उसकी वजह से पैलेट की क्वालिटी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ग्राइंडिंग की वजह से न्यूट्रिएंट कंपोजिशन चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमने ग्राइंडिंग की, मकई ली, मकई की ग्राइंडिंग कर दी, तो मकई की ग्राइंडिंग की वजह से क्या उसकी प्रोटीन के कंटेंट्स या उसकी अदर जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंटेंट्स हैं, वुड दे बी चेंज? तो इसका मैं आंसर जो है यही दूंगा कि इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है कोई मेजर डिफरेंस नहीं आना चाहिए ग्राइंडिंग की वजह से, अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से परफॉर्म करें, अनलेस के आपके प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है और हीट प्रोड्यूस हो रही है या हीट जनरेट हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग। दो टाइप के सिस्टम्स है कॉमनली जो फीड मिल्स के अंदर लगे होते हैं ग्राइंडिंग में। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपने रॉ मटेरियल लिया, उसमें से जो ग्रेन या इंग्रेडिएंट आपने ग्राइंड करना था आपने उसे ग्राइंड किया, उसके बाद आपने उसे मिक्स किया और पैलेट बना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द प्री ग्राइंडिंग सिस्टम। इसका फायदा ये होता है कि चूंकि आप ग्राइंडिंग अलहदा से कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग फुल कैपेसिटी के ऊपर आप चला सकते हैं। ग्राइंडिंग का यूनिट इंडिपेंडेंट है, जाहिर बात है वो आप उसको जो है वो ग्राइंडिंग के पर्पस के लिए अलहदा से भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो आप मकई चाहे जितनी मर्जी ग्राइंड करते जाए फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको उसकी कम पैलेट बना लें। तो ये इंडिपेंडेंट प्री ग्राइंडिंग सिस्टम। पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम ये होता है कि आपने बेसिकली जो है ना वो सारी चीजें मिक्स कर ली, और मिक्स करने के बाद आपने उसकी ग्राइंडिंग की। तो मिक्स करने के बाद ग्राइंडिंग करने का मकसद यही है कि आपने एक होमोजीनियस जो है वो प्रोडक्ट जो है वो पैलेटिंग में से गुजारी है। तो इसके हम दो जो एडवांटेज है वो ये है कि पैलेटिंग जो है अगर आपने इसकी ज्यादा अच्छी फाइन ग्राइंडिंग की है, प्रॉपर ग्राइंडिंग की, तो इसकी पैलेट जो है वो रिलेटिवली बेहतर होगी। बाहर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में पोस्ट ग्राइंडिंग का ज्यादातर यूज होता है सिस्टम। तो आप कह सकते हैं कि ग्राइंडिंग जो है वो आफ्टर ब्लेंडिंग जो है उसका मतलब ये है कि पोस्ट ग्राइंडिंग होगी। दो किस्म की मशीन्स है जो यूज होती हैं टिपिकली, हैमर मिल होती है और रोलर मिल होती है। हैमर मिल जो है वो बेसिकली वही आटे की चक्की जो आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देखते हैं उसकी एक जरा इम्प्रूव्ड फॉर्म है, बेहतर फॉर्म है।
जिसमें फ्री फ्लोटिंग हैमर्स लगे हुए होते हैं, और रोलर मिल जो है वो एक दूसरे प्रिंसिपल के तहत चलती है। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि इनका प्रिंसिपल क्या है, इनमें कंपोनेंट्स क्या और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। सबसे पहले आ जाती है हैमर मिल। हैमर मिल जो है वो कॉमनली पाकिस्तान में जो है वो अवेलेबल होती है, और जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम भी बता रहा है कि ये हैमर मिल है, तो इसके अंदर जो है वो हैमर्स लगे हुए होते हैं, और इसका बेसिक काम ये होता है कि ये इम्पैक्ट के जरिए जो है जो पार्टिकल साइज है उसको रिड्यूस करती है। तो ये टिपिकली इस किस्म की इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स में अवेलेबल होती है हैमर मिल। और अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जो है सिंपल सिस्टम ये होता है कि इसके ऊपर से एक इनलेट होता है, और इनलेट के जरिए जो है रॉ मटेरियल इस डिलीवरी डिवाइस के जरिए जो है वो अंदर मशीन में हैमर मिल में एंटर हो रहा होता है। ये इसके साथ एक जाली लगी हुई है एक्चुअली, और इस जाली के सुराख की बेस के ऊपर डिपेंड होगा कि आपने कितना साइज रखना है मकई का या किसी भी इंग्रेडिएंट का, उसको कितना छोटा करना है। अगर इस जाली का जो है फोर साइज जो है वो छोटा होगा, तो आप जो है उसके हिसाब से जो है उसके पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये बेसिकली जो है एक जो है वो डिलीवरी रोटर लगा हुआ है, जो बेसिकली जो है जिसके इर्द गिर्द जो है ये पेयर्स ऑफ हैमर्स लगे हुए हैं। और यहाँ देखें तो आप ये जो हैमर्स हैं इनकी एक साइड जो है इस डिस्को के साथ अटैच हुई हुई है, और ये फ्री फ्लोटिंग एक्चुअली हैमर्स है। तो ये हैमर्स जो है जब ये हैमर मिल मूव करेगी एक्चुअली, तो उसके साथ साथ जो है ये हैमर जो है ये ओपन हो देंगे, और ये इम्पैक्ट डालेंगे इन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। जब ये इम्पैक्ट डालेगा तो ये उसको टक्कर लगेगी, और उसकी जो समझ ले एक तरह से उसको ये तोड़ रहा है, उसके ऊपर हथौड़े पड़ रहे, तो वो जो रॉ मटेरियल जो है वो इस स्क्रीन के साथ जो है, यानी ये जो जाली है इसके साथ ये जो है इंग्रेडिएंट जो है वो टकराएगा, और इस इम्पैक्ट की वजह से इसका पार्टिकल साइज जो है वो कम होना शुरू होगा। और जैसे जैसे ये जो है नीचे की तरफ आता जाएगा, तो ये नीचे कलेक्ट होता जाएगा। तो इसमें फ्री स्विंगिंग हैमर्स लगे हुए होते हैं। ये हैमर्स जो है फ्री स्विंगिंग होते हैं। इसमें एक परफोरेटेड सी स्क्रीन होती है, जाली होती है, जिसका आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आप चूंकि इसके अंदर, चूंकि इस ऑपरेशन में आपने देखा होगा आटे वगैरह की चक्कियों में भी जैसे होता है बाज दफा, उसके अंदर जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा जो है वो डस्ट हो रही होती है, तो आप इसके अंदर जो है वो एयर असिस्टेड सिस्टम्स भी लगा सकते हैं, जिनके जरिए आप डस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की जो एंट्री है वो भी एयर असिस्टेड कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि इंग्रेडिएंट ऊपर से एंटर होता है, और वो प्राइमरी डिस्ट्रक्शन जोन से, यानी यहाँ आके जो है बेसिकली इंग्रेडिएंट के ऊपर फर्स्ट कांटेक्ट होता है, जिसे हम प्राइमरी डिस्ट्रक्शन जोन कहते हैं। इधर जो है वो पहली दफा हथौड़ा पड़ता है उस इंग्रेडिएंट के ऊपर, और जैसे जैसे जो है वो जाली इसके करीब आती जाती है, इन हैमर्स के डिस्टेंस बिटवीन जाली, ये जो सीव है और ये जो रॉड्स है इनके दरमियान क्लोज होता जाता है, वैसे वैसे वो जो है वो पार्टिकल साइज रिड्यूस होता जाता है। तो इसको हम दूसरा एक्सेलरेशन जोन है, जो सेकंड स्टेज है। फिर फुल हैमर टिप आ जाता है, और उसके बाद जो है ये इंग्रेडिएंट जो है ये बाहर कलेक्ट हो जाता है। इसमें जाहिर बात है कि अगर आपका इंग्रेडिएंट मॉइस्ट होगा, तो इसकी वजह से जो है, या जो है ओवर हीटिंग जो है वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ मैं रोक के आपको एक इसके ऊपर जो है एक हैमर मिल के हवाले से एक वीडियो दिखाता हूँ। ये कंपनी है जिसके अंदर जो है जिसका बेसिक जो है वो स्पेशलिटी जो है वो हैमर्स हैमर मिल्स बनाना है और फीड मिल्स की प्रोडक्ट्स बनाना है। ये उसने एक नॉर्मल जो टिपिकल हैमर मिल है उसका प्रिंसिपल शो किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट कांटेक्ट हो रहा है हैमर के साथ, और उसके बाद जो है ये रॉ मटेरियल जो है वो इसके साथ कांटेक्ट होके जो उस स्क्रीन के साथ है उसके साथ होता जा रहा है। तो इसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने डिजाइन की है, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो जो है वो इसको इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा पार्टिकल साइज और ज्यादा एफिशिएंटली भी कम कर सकते हैं। बहरहाल प्रोसेस यही है जिसके मुताबिक जो है हैमर मिल जो है वो चलती है।
इसके अलावा हैमर मिल के ऊपर आप जनरली स्क्रू टाइप फीडर्स भी लगा सकते हैं, या पॉकेट वैन टाइप के फीडर्स लगा सकते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि एक होमोजीनियस कंटिन्यूस फीडर, जहां भी टर्म यूज होगी इसका मतलब ये होगा कि वो उस मशीन को एक कंटिन्यूस इवन सप्लाई दे रही है, इंस्टेड कि उसको एकदम जो है वो हॉपर से डायरेक्ट सप्लाई दे रही है। तो इसमें बेसिकली जो है ना, आपने हैमर मिल खरीदते तो कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। दो बेसिक कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फीड मिल मटेरियल के करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर सिलेक्शन होती है, और दूसरी हैमर मिल के ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जनरली जो आपने पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं उसमें नंबर वन तो ये होता है कि आपने ये डिटरमाइन करना होता है कि पार्टिकल साइज जो है वो आपको रिक्वायर्ड कितना है, और उसकी बेस के ऊपर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने एक हैमर मिल लगानी है या मल्टी स्टेज ग्राइंडिंग करनी है। इसी तरह अगर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी आपको बताएगा कि बेसिकली आपने डस्ट कलेक्टर लगाना है नहीं लगाना। अगर हाई मॉइस्चर है तो आप डस्ट कलेक्टर शायद नहीं लगाएंगे, अगर बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट है आपको डस्ट कलेक्टर यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्राइंडेबिलिटी जो है उस रॉ मटेरियल की कितनी है, वो हैमर की सिलेक्शन में हेल्प करेगी। अगर आप रॉक ग्राइंड करने लगे तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ बिग साइज मिल कंपेयर टू जो है कि अगर आप एक रॉ मटेरियल करें। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसिटिविटी, अगर आप ऐसा रॉ मटेरियल जिसके अंदर जिसकी ओवर हीटिंग कुड बी एन इशू, जिसके अंदर जो है उसकी मेल्टिंग हो सकती है, तो यकीनन फिर हैमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स या उसकी चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। इसी तरह ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, जिसमें आपको देखना है कैपेसिटी कितनी, हॉर्स पावर कितनी है, उसमें मैग्नेट लगाना है आपने एंट्री से पहले, कि रॉ मटेरियल डालने से पहले मैग्नेट हो या कोई सेंसर हो जो बता सके कि इसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, कंटेमिनेशन वगैरह को। यकीनन ये सारी चीजें जो है ये आपको, जिसके साथ आप मैन्युफैक्चरिंग, जिससे आप ये हैमर भी बनवा रहे हैं परचेज कर रहे हैं, उनको ये बताने का मकसद ये है कि ये आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आप एक बेहतर जो है वो मशीन जो है वो परचेज कर सकेंगे। हैमर मिल के जो है एडवांटेजेस काफी सारे हैं। एक तो ये कि ये चीप पाकिस्तान में आपको एक इनिशियल कॉस्ट इसकी कम पड़ती है। इसके अलावा ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स के साथ आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसमें पार्टिकल साइज आप बहुत सारे कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज जो है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो मिनिमल मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है। पाकिस्तान में या आपको गुजरावाला या इधर उधर दूसरे शहरों के अंदर बेतहाशा जो है हैमर मिल जो है बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हीट जनरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, नॉइस पोल्यूशन काफी ज्यादा है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वैसे ही नॉइस पोल्यूशन का कोई इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो बहरहाल एनीवे अदरवाइज ये जो है ये काफी ज्यादा जो है वो नॉइस सी किस्म की चीज है, और ये डस्ट पोल्यूशन भी करती है। और इसमें पार्टिकल साइज की वेरिएशन होती है, रिलेटिवली लेस यूनिफॉर्म होती है इसके अंदर पार्टिकल्स। दूसरी जो टाइप ऑफ मशीन है वो रोलर मिल कहलाती है। रोलर मिल जो है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर दो किस्म की फोर्सेस लगती है, एक शेयरिंग और एक कंप्रेशन। कंप्रेशन जो है वो प्राइमरी फोर्स है और शेयरिंग उसके साथ दूसरा है, क्योंकि रोल्स जो है वो बेसिकली ग्रूव्ड होते हैं, और ग्रूव्स की वजह से जो है वो आप जो है ना उसको ये भी कंट्रोल करते हैं कि इसके पार्टिकल साइज को आपने कितना रखना है। अगर कोर्स ग्रूव वाली रोल्स होंगे तो उसके अंदर लेस साइज रिडक्शन होगी, फाइनल ग्रूव होंगे तो मोर साइज रिडक्शन होगी। ये बेसिकली एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है रोलर मिल की। रॉ मटेरियल एंटर हो रहा है, ये यहाँ से डिलीवरी दे रही है, दो पेयर ऑफ रोल्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये जो दो पेयर ऑफ रोल्स है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली मूव भी कर सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि एक साइड फिक्स हो, एक साइड मूव कर रही हो। तो पहली जो पार्ट है इसके अंदर ज्यादा डिस्टेंस होता है टिपिकली, तो इस फेज में से कोर्स रॉ मटेरियल निकलता है, पहला इम्पैक्ट होता है, और जब इससे गुजर जाता है तो फिर जो है वो दूसरे में से गुजर के रॉ मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर इन पहले वाले पेयर ऑफ रोल्स के अंदर ग्रूव्स जो है वो ज्यादा बड़े हैं, और दूसरे वाले में फाइनर ग्रूव्स बनाए हुए हैं। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, अब ये जो दो ग्रूव्स है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। अगर आप डिस्टेंस को कम करते रहेंगे कंप्रेस ज्यादा होता जाएगा। इसी तरह शेयरिंग कैसे हो रही है, शेयरिंग हो रही है इन ग्रूव्स की वजह से। ये जो ग्रूव्स हैं ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो कंप्रेशन एंड शेयरिंग की वजह से ये हो रहा है, और आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो रिसीव हो रहा है।
तो ये इनलेट बिन है, ये पेयर्स ऑफ रोल्स है और उसकी डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल के साइज आते हैं। यकीनन आप रॉ मटेरियल ये इसके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें एडवांटेज है, मसलन एनर्जी एफिशिएंट होता है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें नॉइस भी कम है, डेजोनेशन भी नहीं है, और इसमें सिग्निफिकेंट किस्म की हीट प्रोडक्शन भी नहीं होती, और आप कह सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, इजी इंस्टॉलेशन है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो एक्सपेंसिव है और इसकी इनिशियल कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा ही है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन है जो बेसिकली आपके सामने। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मिक्सर्स। अब आपने ग्राइंडिंग कर ली, ग्राइंडिंग करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो मिक्सिंग है। तो मिक्सर्स में दो किस्म के मिक्सर्स यूज होते हैं, रिबन मिक्सर और पैडल मिक्सर। रिबन मिक्सर अगर आप देखें तो वो कोई इस किस्म की चीज होती है, बेसिकली एक रॉड गुजर रही होती है, यहाँ देखिए अगर ये रॉड गुजर रही है और इसके अंदर जो है वो रिबन लगा हुआ है, वो फिक्स है। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये रॉड मूव कर रही है, ये मोटर लगी हुई है इसके साथ, और आप देखें तो ये जो है बेसिकली रॉ मटेरियल जो आपने डाला ये मिक्स होता जाएगा और दूसरी साइड से प्रोडक्ट होता जाएगा। ये इसका एक डेमो है। अगर आप इस मशीन को देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली ये आपके पास एक रिबन मिक्सर की डेमो आ रही है। ये देखिए इसके अंदर जो है बेसिकली ये रॉड मूव कर रही है, इसके अंदर डबल रिबन लगा हुआ है, बेसिकली सिंगल नहीं है। रॉ मटेरियल एंटर हो रहा है और आप देखें तो ये जो रिबन्स हैं बिल्कुल एंड से भी उठा रहे हैं उस रॉ मटेरियल को, बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो ये जो इसकी बिन लगी हुई है इसके साथ जो है इसको उठा रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। और इसको कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप नीचे से आ रहा है या साइड से कलेक्ट करें, ये उस हिसाब से मिक्स हो जाता है। पेडल मिक्सर जो है ये एनिमल फीड इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज नहीं होता, बाहर यूज कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका ज्यादा यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, लिक्विड मिक्सिंग में इसका बड़ा अच्छा यूज है। तो बेसिकली पैडल मिक्सर जो है जिस तरह साइकिल के पैडल होते थे इस तरह के पैडल होते हैं, इसके साथ अटैच हुआ होता है। और इसके अंदर भी जो है अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये बेसिकली पैडल्स की फॉर्म में मूव कर रहा है। और ये रॉ मटेरियल को मिक्स कर रहा है और इसको आप साइड से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने रॉ मटेरियल मिक्सर खरीदना है, मिक्सर खरीदने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसमें आपने देखना होता है कि बेसिकली मिक्सर की साइज कितना चाहिए, कितनी कैपेसिटी आपने मिक्स करनी है। टिपिकली एक मिक्सिंग जो है वो 5 से 10 मिनट की होती है मैक्सिमम। जो भी आप किसी भी चीजों को मिक्स कर रहे हैं उसमें 4 से लेके 10 मिनट तक, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी चीजें मिक्स हो रही है, क्या ग्राइंडिंग हुई है, आप उसे मिक्स करते हैं। और इसमें मैटर ये करता है कि आप क्या रॉ मटेरियल मिक्स कर रहे हैं। अगर आप फीड के जनरल रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आप मिक्सर जो भी खरीद रहे हैं वो आप डिपेंड करता है कि मिक्सर बनाने वाले से जब आप बात करेंगे तो वो आपको कहेगा कि जी हम आपको स्टील का भी बना के दे सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का, हम आपको मेटेलिक स्टील का भी, एमएस की शीट्स का भी बना के दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या मिक्स करना है। अगर आपने कोई फीड एडिटिव्स मिक्स करने हैं तो फिर स्टेनलेस स्टील जो है वो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपने रॉ मटेरियल जनरली फीड का करना है, उसमें मोलेसिस भी ऐड करना है और भी चीजें करनी है, तो फिर आप जो है कोई भी चादर जो है बाहर वो यूज कर सकते हैं। मेटेलिक स्टील जो है वो भी कॉमनली यूज होता है। हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी मिक्सिंग की एफिशिएंसी बेहतर थी या नहीं, उसके लिए हम लोग बेसिकली देखते हैं कि वो मिक्सिंग जो मिक्स की हमने रॉ मटेरियल उसके अंदर वेरिएशन कितनी थी। अगर उसके अंदर जो है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 10% से कम है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीबी होता है जो बेसिकली हम
क्या करते हैं कि हमने 6 या 7 सैंपल लिए, मिक्सर के अंदर हमने कोई चीज डाली, 4 या 5 चीजें जो भी हमने मिक्स करनी थी, हमने वो मिक्स की। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया कि हमने जो है मिक्सर को चलते हुए, मिक्सर में से वो जो रॉ मटेरियल है उसकी एग्जिट की, मिक्स प्रोडक्ट की एग्जिट की जो गेट है उसको ओपन कर देते हैं, और एग्जिट गेट के बाहर से जब वो प्रोडक्ट बाहर गिर रही होती है मिक्स हुई हुई, तो उसमें से 5 या 6 सैंपल ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना चेक करना है, मुख्तलिफ इंटरवल के ऊपर। तो वो जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं उसके अंदर फिर देखते हैं कि उसके अंदर मिक्सिंग कितनी आपस में डिफरेंट थी, और हमारे डिजायर्ड जो डिजायरेबल जो हमारी या रिक्वायरमेंट्स थी उससे कितनी करीब थी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यदि हमने 6 या 7 इंग्रेडिएंट मिक्स की, हमने वो 4 मिनट की उसकी मिक्सिंग की, 4 मिनट के बाद मिक्सिंग करने के बाद मैंने उसको एग्जिट गेट से आउट करना शुरू किया, उस रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना शुरू किया। तो वो जब मैंने आउट होना शुरू हुआ तो उसमें मैंने शुरू में से कुछ सैंपल उठाया, फिर दरमियान में से और कुछ बाद में से। उन सैंपल के फिर मैं फिजिकल फॉर्म या उसकी सीविंग करके देखूंगा। मिसाल के तौर पे एक आसान तरीका तो ये है कि मैं जाली लूं और उसके अंदर देखूं कि ऊपर कितना मटेरियल रह गया और नीचे से कितना निकला है, या कोई और उसका प्रोटोकॉल होगा। एक प्रोटोकॉल ये है कि मैं उसके अंदर एक मार्कर ऐड कर देता हूँ, कोई ऐसा कैरियर या ऐसा इंग्रेडिएंट जो उन 6 मटेरियल के अलावा हो और उसको मैं डिटेक्ट कर सकूं, और उसको बेस के ऊपर मैं डिटरमाइन करूंगा कि बेसिकली ये कितना आया। या मैं उसका टेस्ट लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट कंपोजिशन का, प्रोटीन टेस्ट कर सकता हूँ, उसके अंदर एच की टेस्टिंग कर सकता हूँ, और उसमें वेरिएशन देख सकता हूँ कि कितनी आई है। तो उसकी बेस के ऊपर हम डिटरमाइन करते हैं कि मिक्सिंग एफिशिएंसी कितनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन होता है, और ये अगर आपका लेस देन 10% है तो ये एक अच्छी मिक्सिंग है, बड़ी उसमें है। और अगर 10 to 15% है, गुड है। और उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि 20% ज्यादा की वेरिएशन है तो ये फेल है। अब डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्लीट टीएमआर या फीड की बात करें तो उसके अंदर 15% से कम जो है वेरिएशन जो है वो अच्छी समझी जाती है। माइक्रो और मैक्रो प्रीमिक्सेस के अंदर, यानी जैसे आपने कॉन्सेंट्रेट बनाया डेयरी का या पोल्ट्री का फीड बनाई है तो उसमें 10% तक भी एक्सेप्टेड है। और अगर आपने कोई डाइल्यूटेड ड्रग की प्रीमिक्स बनाया, मिसाल के तौर पे एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल आप सिलीनियम है वो 2% की डाइल्यूशन में आपको अवेलेबल होती है प्रोडक्ट के, 2% सिलीनियम का जो है आपको प्रोडक्ट में। तो अगर आप उसको मिक्स कर रहे थे किसी चीज के अंदर तो वो 5% से कम की वेरिएशन होनी चाहिए, तो वो हम समझेंगे कि वो बेहतरीन है। सैम्पलिंग प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, ये आपकी सिर्फ देखने के लिए है कि आप इसको स्टडी कर लें प्रोसेस को। बाहर प्रोटोकॉल वही है जो मैंने आपको बताया कि आप सैंपल लें और सैंपल लेने के बाद उसको जो है किसी मार्कर के जरिए, किसी और चीज के जरिए डिटरमाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पैलेट मशीन क्या, पैलेट मशीन